हे गाइस, वेलकम बैक टू टीसीसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट 2020 ब्रह्मास्त्र अकाउंटेंसी सीरीज। आज का टॉपिक होने वाला है पार्टनरशिप फॉर्म। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बेसिकली एमसीक्यू सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की जो सीरीज है वो बाइलिंगुअल होने वाली है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों ही बहुत कंफर्ट के साथ में सीरीज को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की सीरीज में हम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, और उसके पीछे का जो डिटेल एनालिसिस है वो भी हम देखने वाले हैं। आपको, अगर आपने कोई ऑलरेडी एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है वो पूरी हमारी जो पूरा प्रिपरेशन होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट पार्ट होती है। जो स्टूडेंट्स इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को कवर कर लेते हैं। उनकी प्रैक्टिस भी काफी अच्छी होती है। अगर आप सिर्फ पढ़ते ही जाओगे तो आप कभी एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं और हमको कितना अब पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ। आपको बोल रहा है भैया पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं, साझेदार जो है उन्होंने आपस में कोई समझौता नहीं किया। आपको पता है कि साझेदारी के लिए समझौता करना जरूरी है, ठीक है, कोई एग्रीमेंट होना जरूरी है। उन्होंने किया ही नहीं, तो आपको बोल रहा है कि सर समझौता नहीं किया, अब बताओ साझेदारों ने जो बिजनेस में पैसा लगाया, जो पूंजी लगाई, उसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। तो भैया पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एक्ट 1932 में साफ लिखा हुआ है कि अगर सर पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी साझेदारी संलेख नहीं है, तो सर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, यानी नन ऑफ द अबव। अब सर दूसरे इसके जो प्रोविजन है वो क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, देखो आपको यहाँ पे ये टॉपिक है कि अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो क्या क्या चीजें होने वाली है। तो पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसा रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहने वाला है, लाभ हानि अनुपात क्या रहेगा सर, इक्वल, बराबर, यानी बराबर लाभ हानि बांटेंगे। दूसरी चीज क्या है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर पूंजी पे किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। तीसरा क्या है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि सर अगर किसी साझेदार ने कोई आहरण किया है, ड्राइंग की है, तो उसके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। फिर क्या है, नो सैलरी, नो सैलरी कमीशन या बोनस टू पार्टनर, कि अगर सर साझेदारी संलेख नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह का कोई सैलरी, कमीशन या बोनस नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयज को मिल सकता है लेकिन पार्टनर को नहीं मिलेगा। आई होप कि अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है रेंट टू अ पार्टनर। भाई साहब रेंट टू पार्टनर क्या है, देखो आपको पता है कि सर पार्टनर्स को नॉर्मली हम जो देते हैं, जो अमाउंट हम, यानी फर्म जो है पार्टनर्स को जो अमाउंट पेमेंट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज, सॉरी एप्रोप्रिएशन। लेकिन सर कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो देखो दो चीजें होती है इंपॉर्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब देखो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता क्या है सर, ये वो खर्चा होता है जो हमको देना ही देना है, चाहे हमको प्रॉफिट हुआ है चाहे नहीं हुआ हो, ये तो आपको देना ही देना है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि सर अगर प्रॉफिट होगा तो ही देंगे। ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, आपको ये चीजें पेमेंट करनी ही होती है, कंपल्सरी पेमेंट होता है। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट में से बंटवारा, यानी सर अगर प्रॉफिट होगा तो ही ये चीजें देंगे। तो भैया हम ये देखने वाले हैं सर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम पेमेंट तो पार्टनर को करते हैं, ठीक है, लेकिन होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि चाहे हमको प्रॉफिट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन पार्टनर्स को इन चीजों का पेमेंट करना पड़ेगा। तो भैया पहली जो चीज है वो है रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर। सेकंड जो है वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये दो चीजें हैं जिनको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और भैया जितनी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, ठीक है, उनको हम कहां पे शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपको विजिबल नहीं होगा, बेसिकली ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूं इसको। ये जो दोनों चीजें हैं हमारी, इसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट
प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम कहाँ पे शो करते हैं? पी एंड एल अकाउंट में। तो भैया बताओ, रेंट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसको शो कहाँ करेंगे सर? पी एंड एल में। अब बोल रहा है कि सर पी एंड एल में, तो ठीक है सर, पी एंड एल के दोनों ऑप्शन है, ये भी है और ये भी है, तो सर पी एंड एल में डेबिट में करे कि क्रेडिट में करे? तो भैया आपको अगर अकाउंटेंसी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आपको अकाउंटेंसी के जो गोल्डन रूल्स है वो अच्छे से पता होंगे सर। गोल्डन रूल नंबर 3, नॉमिनल जो होता है अकाउंट, उसका रूल क्या होता है सर? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और सर दूसरा गोल्डन रूल क्या होता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसका मतलब क्या सर? जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी नुकसान और हानि होगी, उनको डेबिट करना है, और जितने भी हमारे बेसिकली इनकम होंगे या गेन होंगे, प्रॉफिट होंगे, उनको क्रेडिट करना है। तो भैया रेंट जो है वो हमारा प्रॉफिट तो है नहीं, हमारी इनकम तो है नहीं, क्योंकि हम तो पेमेंट कर रहे हैं। तो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो सर इसको हम क्या करेंगे? डेबिट। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल शोन पार्टनर्स कैपिटल अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड? आपको पता है भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड। पहला कौन सा होता है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और दूसरा आपका क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब देखो, जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है ना, इसमें दो अकाउंट बनते हैं। एक तो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा जो बनता है वो बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। और जो फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, उसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन अंडर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज शो करेंगे? तो हमको पता होना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है फिक्स कैपिटल मेथड में, यानी ये वाले अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या क्या चीजें हम शो करते हैं। तो भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बेसिकली सिर्फ चार चीजें शो करते हैं। पहला क्या है? ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। एक तो ये हम शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस पीडी। दूसरा होता है क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। तीसरा होता है भैया हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी हम कोई नई कैपिटल लगा दे बिजनेस में हमेशा के लिए, तो उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल। ठीक है। और चौथी जो चीज होती है वो हमारी होती है परमानेंट विड्रॉल। देखो, ड्राइंग्स अलग चीज होती है। ड्राइंग जो होती है वो टेम्पररी होती है, कुछ टाइम के लिए आप पैसा निकाल लिए वापस लगा देंगे। ये है परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। यानी सर आपने अगर बिजनेस में जो पैसा लगाया वो हमेशा के लिए आप वापस निकाल रहे हो, चाहे पूरा पैसा, चाहे पूरे पैसे का कोई पार्ट, तो उसको बोलते हैं परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो ये सिर्फ चार ही चीजें आती है कौन से अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। ठीक है। अब इन चारों में से हमको जो देखना है कौन सा ऑप्शन है इसमें। आपको बोला सर ड्राइंग्स नहीं, मैंने आपको बता दिया ड्राइंग्स नहीं आती है। ड्राइंग्स हमारी फ्लक्चुएटिंग जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है फिक्स कैपिटल में, इसमें आएगी ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल। अब देखो ये ध्यान से देखना, ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल का मतलब होता है परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको हम परमानेंट विड्रॉल ही बोलते हैं, परमानेंट विड्रॉल। ठीक है। तो आपकी जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होती है ये परमानेंट नहीं होती है, टेम्पररी होती है। ठीक है। और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती है परमानेंट, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी क्रेडिटेड टू। आपको बोला कि भैया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो कौन सा अकाउंट में देंगे? तो देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का एक सेपरेट अकाउंट बनता है। ठीक है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन किस रेट से देते हैं। तो भैया अगर इफ कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड, if there is no partnership deed, then interest on partners loan
इज गिवन एट द रेट 6% पर एनम, 6% प्रति वर्ष की हम दर से इंटरेस्ट देंगे। अब सर इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं सर, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो आपको बोल रहा है सर कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को, और वो बोल रहा है क्रेडिट करना है। तो भैया पहली बात तो ये है कि फर्म का जो अकाउंट होता है वो होता है P&L अकाउंट। फर्म का अकाउंट तो कौन सा होता है, देखो फर्म, फर्म तो इसको लिखेगी खुद के अकाउंट में, तो लिखेगी P&L में। और आपको पता है कि सर ये हमारा खर्चा है, हमारा खर्चा है तो हम इसको लिखेंगे डेबिट में। तो सर हमारे P&L में तो ये आएगा डेबिट, तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि P&L में तो हम इसको डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये खर्चा है। तो सर क्रेडिट कौन से अकाउंट में होगा, तो ये क्रेडिट होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि सर ये हमारा खर्चा है तो हम किसी को तो पेमेंट कर रहे होंगे ना, तो पेमेंट किसको कर रहे हैं, पार्टनर्स, हम पेमेंट करें पार्टनर्स को। तो सर पार्टनर्स जो ये अमाउंट है वो रिसीव कौन से अकाउंट में करते हैं, वो रिसीव करते हैं अपने लोन अकाउंट में, पार्टनर्स लोन अकाउंट में। ठीक है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में हमको क्रेडिट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, मैंने आपको बताया था दो चीजें होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि सर अगर प्रॉफिट होगा तो ही देंगे। ठीक है, तो देखो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या आता है, पार्टनर्स को जो हम देते हैं सर, एक तो पार्टनर्स की सैलरी, ठीक है, पार्टनर्स का कमीशन, दोनों हो सकता है लेकिन नॉर्मली हम ये मानते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पे जो ब्याज देते हैं, और साथ ही साथ प्रॉफिट का शेयरिंग। ये हम तभी करते हैं जब हमारे पास में क्या हो, प्रॉफिट हो, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं करते हैं। तो भैया इनमें से कौन सा, सॉरी आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सैलरी टू पार्टनर ये भी एप्रोप्रिएशन है कि सब प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, तो ये भी गलत हो गया। कमीशन टू पार्टनर जो है ये भी आपका एप्रोप्रिएशन होता है। तो सर आपके पास में ऑप्शन बचा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मैंने आपको पहले भी बताया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे आपकी फर्म को प्रॉफिट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। अगर किसी आपके साझेदार ने आपको लोन दिया है, फर्म को लोन दिया है, तो उसके ऊपर आपको ब्याज चुकाना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही होगा। इसलिए ये इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद में फिर है सर फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप हम एक्सेप्ट, कि सर पार्टनरशिप के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, एक्सेप्ट का मतलब है कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। तो भैया पार्टनरशिप के तो एटलीस्ट 2 मेंबर होते हैं, ये हमको पता है कि सर मेंबर जो होते हैं वो हमारे मिनिमम तो कितने होते हैं, मिनिमम होते हैं सर 2, और सर जो मैक्सिमम होते हैं वो कितने होते हैं सर 50। अब देखो आपके जो मिनिमम है ना वो तो लिखा हुआ है सर हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है, कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है साझेदारी के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत है। और मैक्सिमम जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में। कहाँ लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट। ये ध्यान में रखना, लोग पार्टनरशिप एक्ट कर देंगे लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ, कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, सर एग्रीमेंट होना जरूरी है, साझेदारों के मध्य किसी प्रकार का कोई समझौता जरूरी है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो। तो सर अभी तक तो दोनों जो एलिमेंट है वो होते हैं पार्टनरशिप में। इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि सर पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, कि अगर कोई प्रॉफिट कमा रहा है फर्म तो वो प्रॉफिट शेयर करेगी, कोई लॉस आ रहा है किसी फर्म को तो वो लॉस शेयर करेंगे। लेकिन सर इक्वल जो वर्ड है इससे प्रॉब्लम है, इक्वल जरूरी नहीं होता है, साझेदार जो है वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन से शेयर में प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट को शेयर करना है कौन से रेशियो में। तो भैया इक्वल शेयरिंग ये नहीं होता है, तो यही सॉरी ये नहीं होता है, तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। फिर चौथा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम लॉफुल एक्टिविटी, बिल्कुल सही है सर। पार्टनरशिप के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो एक किसी हमारे लीगल काम के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्यों इलीगल काम के लिए हमने आपस में साझेदारी कर ली, हम बोलते फिर रहे हैं कि हम साझेदार है साझेदार है। ठीक है, तो ये तो सर बिल्कुल ए बी और डी तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो डी है सॉरी सी है ये गलत बात है। तो ये हमारे पार्टनरशिप का जो एसेंशियल एलिमेंट है वो नहीं है, इसलिए यही हमारे क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ अ पार्टनर, सर साझेदारों को बहुत सारे अधिकार होते हैं, जब कोई साझेदार फर्म में आता है तो उसको बहुत सारे अधिकार होते हैं, इनमें से कौन सा अधिकार नहीं है। ठीक है, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ द फर्म, सर ये तो होता है, कोई भी साझेदार जो है
वो फर्म की जो अकाउंटिंग की बुक्स होती है जहाँ पे हमने पूरा हिसाब किताब रख रखा है उनको चेक कर सकता है। ठीक है, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। राइट टू टेक पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी, ये फर्म है। ठीक है, ये सर फर्म जो भी काम कर रही है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं कि भैया हम भी करेंगे, क्या कर रहे हो देखते हैं। फिर राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, हाँ सर प्रॉफिट या लॉस में शेयर करना ही पड़ेगा तभी आप साझेदार होगे। अगर आपको प्रॉफिट या लॉस में शेयर नहीं मिल रहा है तो आप एम्प्लॉय हो, अगर आपको प्रॉफिट या लॉस में शेयर मिल रहा है तो ही आप ओनर हो, तो ही साझेदार हो। ठीक है, तो ये भी होता है। तीसरा सर राइट टू रिसीव सैलरी, नहीं सर सैलरी मिलने का कोई गारंटी नहीं है। अगर आप लोग आपस में समझौता किए हो कि भैया सैलरी देंगे तो ही सैलरी मिलेगी, अदरवाइज कोई गारंटी नहीं है कि हमको सैलरी मिलेगी ही। तो अगर सैलरी चाहिए तो पार्टनरशिप डीड में पहले लिखवाओ कि भैया मेरे को तो इतनी सैलरी मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो आपको कोई गारंटी इसकी नहीं है, ये किसी पार्टनर का राइट नहीं है बाय डिफॉल्ट, आप चाहो तो इसको राइट बना सकते हो। फिर है सर द रिलेशन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, कि सर जो पार्टनर और फर्म होता है उन दोनों में आपस में कैसा रिलेशन होता है, पार्टनर और फर्म। तो देखो फर्म होती क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो तीन लोग हैं ए बी और सी, तो बेटा ये जो इंडिविजुअली है ना, ये इंडिविजुअली जैसे ये ए है, इसको हम बोलेंगे पार्टनर, लेकिन इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, फर्म। ठीक है, तो बेटा ए जो है, ए का बाकी जो दो पार्टनर्स है यानी ए बी सी, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ में कैसा रिलेशन है कि सर ये पूरे फर्म का कोई एजेंट है या पूरे फर्म का प्रिंसिपल है, क्या है। तो बेटा ये दोनों है, ये ओनर भी है और एजेंट भी है। अब ओनर का मतलब कैसे कि भैया ए ने कोई डिसीजन ले लिया ना तो वो बी और सी पे भी लागू होगा, साझेदारी में ऐसा होता है। और एजेंट कैसे सर, अगर मान लो ए कोई काम करके आया है, किसी के साथ में कोई एग्रीमेंट करके आया है, तो उसकी लायबिलिटी बी और सी की भी बनेगी। ए ने अगर किसी को कोई चीज बेच दी, वो चीज खराब है और वो बोल रहा है कि भैया मैं रिप्लेस कराऊंगा, ए बोलता ठीक है तुम ऑफिस आ जाना रिप्लेस करवा देना। अब जैसे वो बंदा रिप्लेस करवाने ऑफिस आया तो बी और सी बोल रहे कि ना 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 रिप्लेस नहीं होगा, तो ये नहीं होता है। अगर किसी पार्टनर ने कोई पार्टनर की कैपेसिटी में कोई डिसीजन लिया है तो बी और सी जो है उसको मानना होगा, तो हम बोलते हैं एजेंट। जैसे आप देखोगे कि बेसिकली किसी कंपनी का कोई एजेंट है, वो हमको कोई चीज बेच जाता है, तो कंपनी हमको उस चीज पे वारंटी देती है कि नहीं देती है, देती है, क्योंकि वो जो कंपनी अगर ऑफिशियल एजेंट हुआ तो। ठीक है, कि सर मैं इसका एक्स वाई जेड कंपनी से हूँ, मैं आपको ये चीज बेच रहा हूँ, खराब हो जाए तो आप कंपनी का सर्विस सेंटर है ले जाना, तो कंपनी मना थोड़ी कर देती है। ठीक वही आपके पार्टनरशिप में होगा कि ए ने कोई डिसीजन ले लिया है, किसी को कुछ बेच दिया है, तो फर्म मना नहीं कर सकती है। हाँ ए ने ये बताया है अच्छे से कि सर मैं एक्स वाई जेड ये जो हमारी फर्म है उसका मैं एक पार्टनर हूँ और उस कैपेसिटी में मैं आपको ये डिसीजन दे रहा हूँ या ये ऑफर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ओनर और एजेंट दोनों होते हैं। तीसरा सर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर मेंटेन अंडर विच मेथड, देखो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, मैं वापिस से बता देता हूं। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसके अंदर बेटा दो अकाउंट बनते हैं, पहला जो होता है वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो सेकंड होता है वो होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट और सर जो सेकंड मेथड होता है ना वो होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग। इसमें हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर दो मेथड होते हैं, तो करंट अकाउंट कौन से में बनाते हैं, सिर्फ पहले वाले में यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ, कि भैया इनेक्टमेंट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कब बेसिकली हमारे यहाँ पे आया, तो आपको पता है कि ये लिमिटेड लायबिलिटी एलएलपी एक्ट जो है 2008 इसके बाद में आया है। ठीक है, या इसी के थ्रू आया है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद में सर इफ अ पार्टनर विड्रॉस एन इक्वल अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ, व्हाट विल बी द एवरेज प्रॉफिट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपको बोला भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन में बता देता हूँ अच्छे से कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अगर एक पार्टनर है वो हर महीने के शुरू में
ठीक है, हर महीने के शुरू में लगातार 10 महीने तक कुछ अमाउंट निकाल रहा है, तो कितने महीने का उस पर ब्याज लगाएंगे हम? तो बेटा इसका सीधा सा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है, थोड़ा सही कर दूं मैं, इसका फॉर्मूला आप लिख लेना, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं कि सर टोटल 10 महीने हैं, मैं मान लेता हूं कि जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सर ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, फिर हो गया अप्रैल, फिर हो गया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, टोटल 10 महीने हो गए। भैया पहली ड्राइंग वो बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि हर महीने की स्टार्टिंग में करते हैं, तो पहली ड्राइंग जो है वो हम कब करेंगे सर? 1 जनवरी को। पहली ड्राइंग कब करेंगे सर? 1 जनवरी को। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एक ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचे हैं? तो सर जनवरी तो पूरा ही पड़ा हुआ है, उसके बाद में फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सारे पड़े हुए हैं, तो टोटल गिनेंगे तो 10 महीने आ गए। तो सर पहली ड्राइंग के बाद में टोटल 10 महीने बचे हैं। अब एक बार बताओ आखिरी ड्राइंग हम किस डेट को करेंगे? सर हर महीने के शुरू में कर रहे हैं, तो आखिरी ड्राइंग करेंगे हम अक्टूबर के शुरू में, यानी 1 अक्टूबर को। अब बताओ आखिरी ड्राइंग के बाद में कितना टाइम बचा हुआ है सर? आखिरी ड्राइंग के बाद में सर अक्टूबर बचा हुआ है ओनली, 10 महीने का जो पीरियड है, ठीक है, वो इतना बचा हुआ है। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि बेसिकली 10th मंथ का हमारा क्या है? पीरियड है। ठीक है, तो कितना बचा हुआ सर? अक्टूबर, तो 1 आ गया। ठीक है, अब देखो 1 आ गया, तो सर ये होकर 2 से डिवाइड, यानी 11/2, तो सर कितना हो जाएगा? 5.5 मंथ, 10 मंथ पीरियड की। अगर मान लो यही क्वेश्चन में बोल दूं सर किसी साल 12 महीने के पीरियड की, तो देखो 12 महीने के पीरियड में कैसा होगा कि सर ये जो अक्टूबर तक हमने कैलकुलेट किया है ये जाएगा नवंबर और दिसंबर तक, पूरे 12 महीने का पीरियड है। तो पहली ड्राइंग के बाद में सर कितना टाइम बचा? पूरे 12 महीने बचे हुए हैं, तो पहली ड्राइंग के बाद में 12 महीने, दूसरी ड्राइंग के बाद में कितना टाइम बचा सर? अक्टूबर पूरा बचा है, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, तो सर दिसंबर बचा है, और सर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो सर 15/2 यानी 7.5। तो आपको क्वेश्चन में क्लियर कर देगा बेसिकली आपको जो ड्राइंग है वो 12 मंथ के हिसाब से निकालनी है कि 10 मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आपको 12 मंथ के हिसाब से निकालनी है तो आपको इस हिसाब से निकालनी पड़ेगी, 10th मंथ के हिसाब से इस हिसाब से निकालनी पड़ेगी। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 12, एनी चार्ज इज any change in the relationship of existing partner which result in the end of a existing agreement and enforce making of new agreement is called। आपको बोल रहा है कि भैया पार्टनर्स है ना, वो अपने बीच में जो समझौता हुआ है उस समझौते में कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई चीज बदलना चाहते हैं। ठीक है, अब पार्टनर्स कोई चीज बदलना चाहते हैं तो सर पुराने समझौते को कैंसिल करना पड़ेगा और नया एक और एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, पुराने समझौते को बदल कर नया एक और एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो सर इस चीज को हम क्या बोलते हैं? तो देखो जब भी पुरानी चीज से हम कोई नई चीज बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वापिस से बनाना, पुनर्गठन हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगी। अब देखो रीवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, तो रीवैल्यूएशन जो होता है वो आपका जब आप एसेट्स को रीवैल्यू करते हो अपनी, कि सर कितने हमको जो हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हुई है कि ज्यादा हुई है, तब होता है। रियलाइजेशन जो होता है, ठीक है, वो आप जब पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हो तब आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। जब एग्रीमेंट चेंज करते हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस के कारण करो, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण करो, चाहे वो आप उसमें कोई चीज ऐड करो, चाहे उसमें से कुछ हटाओ, अगर पुराने एग्रीमेंट में कोई भी बदलाव करना चाह रहे हो तो आपको बिल्कुल नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। और जब हम पुराना एग्रीमेंट खत्म करके नया एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी का पुनर्गठन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इन। कहने का मतलब है कि भैया जो रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, वो पार्टनर्स को कौन से रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो देखो आपको बता देता हूं बेटा, एक चीज आपको ध्यान रखना, ओल्ड आइटम्स इनको हम ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में,
और कौन से रेशियो में सर? ओल्ड रेशियो में। ये लाइन आपको याद रखनी है पूरे पार्टनरशिप में। जितनी भी पुरानी चीजें होगी वो पुराने पार्टनर्स को, पुराने साझेदारों को पुराने रेशियो में, पुराने अनुपात में हम क्या कर देंगे सर? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हमको देखना है कि सर रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है वो होता क्या है, क्या ये पुराना है कि नया है। तो जैसे मान लो बेटा एबीसी 3 पार्टनर थे, ए बी सी, जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशली 3 पार्टनर थे। इन तीनों ने मिलके 5 साल तक काम किया, 5 साल तक काम किया, और 5 साल में इन्होंने 2 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। इसी को हम बोलते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व। ठीक है, इकट्ठा किया हुआ पैसा। तो बेटा एक चीज बताओ, ये जो 2 लाख रुपए हैं वो 2 लाख रुपए हैं किसके सर? ए के हैं, बी के हैं, सी के हैं? इन तीनों के ही है। इन तीनों का ही हक बनता है इस पे। अब मान लो हम 5 साल बाद में यानी 2023 में एक नए पार्टनर को लाना चाह रहे डी को, तो क्या डी का इस पे शेयर बनता है? डी का क्या इस पे शेयर बनता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये तो ए बी सी ने कमाया है, उनका पैसा है। तो एक चीज बताओ, ये जो रिजर्व है वो हम देंगे भी किसको? सर डी को नहीं देंगे, तो किसको देंगे? ए बी सी को देंगे, क्योंकि सर उन्हीं का है। तो भैया 2 लाख रुपए हम ए बी सी को कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि मैंने आपको बताया ओल्ड आइटम्स, पुरानी जितनी भी चीजें होती है वो ओल्ड पार्टनर्स को, पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में ही बांटते हैं। चाहे आपका रिजर्व हो, चाहे आपकी कोई पुरानी गुडविल को रिटर्न ऑफ करना हो, चाहे पुराना कोई लॉस हो, ठीक है, ये आपको बेसिकली क्या करना है? पुराने रेशियो में ही बांटना है। उसके बाद में इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड थ्रू। आपको बोल रहा है कि भैया साझेदारी में है ना, जैसे मान लो हमने 2010 में कोई एसेट खरीदी थी, आज 2023 में उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है। यहाँ पे 1 लाख की थी, आज उसकी वैल्यू, जमीन की वैल्यू जो है वो मान लो 10 लाख हो गई है। तो भैया मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ नई वाली वैल्यू कि मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ है, तो मैं लिखूँ कहाँ पे, कौन सा अकाउंट बनाऊँ? तो भैया इसको हम बोलते हैं, ये जो इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है ना, इसको हम रीवैल्यू करते हैं। रीवैल्यू का मतलब वापस से वैल्यूएशन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो एक चीज बताओ, ये जो रीवैल्यू वाली वैल्यू है वो हम लिखेंगे कहाँ पे सर? रीवैल्यू वाली वैल्यू को हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ पे लिखेंगे? रीवैल्यूएशन, यानी इनका हम पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन के टाइम पर हमको जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम कहाँ पे लिखते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाते में लिखते हैं। देखो बैलेंस शीट में तो हम लिखेंगे नहीं, पी&एल अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में भी नहीं लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे हम। उसके बाद में है सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन देयर इज। आपको देखो ये बताना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कब करते हैं। तो मैंने आपको एक, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, जब भी फर्म जो है साझेदारों को कुछ देगी, ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना होता है। यानी किसी भी चीज से अगर पार्टनर्स के पास में पैसा आ रहा है या उनकी कैपिटल बढ़ रही है, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब हमको बस यहाँ पे ये ढूंढना है कि सर वो कौन सी चीज है जो पार्टनर्स साझेदारों को मिलेगी, पार्टनर्स को मिलेगी, जिनसे उनकी कैपिटल बढ़ेगी। तो देखो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन पहला ऑप्शन है, दूसरा है ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, तीसरा है ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आ गया मतलब तीनों को एक बार चेक करना है। सर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, यानी हमने जो हमारी एसेट की वैल्यू कम या ज्यादा हुई है उसके टाइम पे हमको प्रॉफिट हुआ, जमीन की वैल्यू पहले 1 लाख थी, अब 5 लाख हो गई, 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। ये 4 लाख का प्रॉफिट बेटा हम पार्टनर्स को बांटेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, उनके लिए तो एक तरह से प्रॉफिट ही है। तो भैया इससे तो इनकी कैपिटल क्रेडिट होगी, कंफर्म है। ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, इसका मतलब ये है कि सर हमारे पास में कोई जनरल रिजर्व पड़ा हुआ था, पैसा बचा हुआ था, जैसा अभी पिछला क्वेश्चन था 2 लाख रुपए का, ठीक है, तो ये 2 लाख रुपए हम वापस से साझेदारों को दे रहे हैं, साझेदारों को दे रहे हैं तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट करेंगे। तीसरा सर ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कोई पुराना इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट था, वो भी हम साझेदारों को दे रहे हैं तो उससे भी कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट करेंगे। तो सर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल क्या है? सही। अब आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है सर दो वो चीजें बताओ आप मेरे को जिनसे साझेदारों की जो कैपिटल है वो कम होती है, डिक्रीज होती है। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में हम क्या लिखते हैं? ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसके बाद में सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो सैक्रिफाइस रेशियो जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। 4 तरह के रेशियो होते हैं पार्टनरशिप में। पहला जो होता है वो होता है न्यू रेशियो, दूसरा होता है ओल्ड रेशियो, तीसरा होता है सैक्रिफाइस रेशियो, चौथा होता है गेन रेशियो। हमसे सैक्रिफाइस रेशियो का क्वेश्चन पूछा तो हम सैक्रिफाइस रेशियो को सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब है भैया, मैंने जैसे मान लो 3 पार्टनर थे ए बी सी, इन तीनों में से किसी ने सैक्रिफाइस किया, त्याग किया है।
पर किसने कितना त्याग किया है उस अमाउंट का जब मैं रेशियो निकालता हूं तो वो होता है सेक्रीफाइस रेशियो। अब ये त्याग कैसे निकाले? जैसे मैं मान लूं कि ए के पास में पहले 100 रुपए थे, लेकिन ए ने 20 रुपए जो है वो किसी नए पार्टनर को दे दिए, डी को। तो अब ए के पास सिर्फ कितने बचे? 80 रुपए। ए के पास में पहले 100 रुपए थे, ये इसकी ओल्ड वैल्यू है, और ए के पास में अब सिर्फ कितने बचे? ये इसकी न्यू वैल्यू है। तो बेटा इसका पता चल जाएगा हमको किसने कितने त्याग दिया है, सेक्रीफाइस। तो भैया हम पुरानी वाली वैल्यू में से नई वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना त्याग हुआ है, कितना सेक्रीफाइस हुआ है। यही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो का क्या होता है, फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो जो है वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है। इसके बाद में ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉस। ठीक है, तो सर ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। आपको बोल रहा है कि भैया ए और बी जो थे वो 3:2 में पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, अब उनको पता नहीं कुछ तो जची, पर उन्होंने सोचा कि अब भैया प्रॉफिट जो है बराबर बांटेंगे, लड़ाई हो गई कंफर्म। तो अब ए का गेन कितना हुआ है? अब देखो गेन रेशियो निकालने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए गेन निकालते कैसे हैं। वही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, देखो हर चीज को सिंपल तरीके से समझोगे सिंपल ही लगेगी। मैं बोल दिया कि भैया मेरे पास में देखो गेन होने के लिए कोई चीज बढ़ रही होगी मेरे पास में, तभी तो गेन हो रहा होगा मेरे को। फायदा कब होता है? जब पहले जो चीज थी उससे ज्यादा बढ़ के अब हमको मिले तभी फायदा होता है। तो मेरे पास में पहले 100 रुपए थे, अब मेरे को है ना 120 रुपए मेरे पास में। अब मेरे पास में कितने हैं? 120 रुपए। ये मेरी ओल्ड अमाउंट है, पहले 100 रुपए थे, अब मेरे पास में क्या है? 120 रुपए। अब मेरे को देखना है कि मेरे पास में कितने रुपए एक्स्ट्रा आए हैं, तो मैं क्या करूंगा सर, 120 में से 100 रुपए हटा दूंगा कि भैया मेरे पास में अब 120 है, तो पहले कितने थे? 100 रुपए। तो 120 जो है वो है मेरा न्यू अमाउंट, और 100 क्या है? ओल्ड अमाउंट। तो भैया इससे मेरे को निकल जाएगा गेन। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सर मैं न्यू रेशियो में से अगर ओल्ड रेशियो को क्या कर दूं माइनस, तो मेरा क्या निकल जाएगा? गेन। अब बात करते हैं भैया ए का। तो ए का देखो ओल्ड रेशियो तो कितना है? 3 में ए का देखो ओल्ड रेशियो हम कैसे निकालेंगे? सर ए का ओल्ड रेशियो था, एक सेकेंड, ओ ए का ओल्ड रेशियो देखो सर कितना है? 3। तो 3 और अपॉन में लिखेंगे इन दोनों का टोटल, हमेशा ऐसे लिखते हैं। ये तो ए का क्या है सर? ओल्ड रेशियो। ए का सर न्यू रेशियो क्या है? ए का न्यू रेशियो, ए का न्यू रेशियो है सर, इक्वल बांट रहे हैं। इक्वल का मतलब होता है कि जैसे ए और बी दोनों 1:1 में बांटेंगे, इक्वल का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे ए का कितना है सर? 1, और टोटल कितना है सर? 2, यानी 2 में से एक हिस्सा ये लेगा। अब मैंने आपको बताया कि जो गेन रेशियो होता है वो होता है हमारा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, गेन रेशियो होता है बेटा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, ये हमारा गेन रेशियो होता है। तो बेटा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड कर दो, तो ए का न्यू है 1/2 और ए का ओल्ड कितना है? 3/5। ठीक है। तो आपको ये बोल रहा है कि ए गेन करेगा कि सेक्रीफाइस करेगा? अच्छा हमको तो यही नहीं पता है गेन करेगा कि सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने गेन रेशियो का फॉर्मूला लगाया है, तो अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो वो गेन ही करेगा, और हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो वो सेक्रीफाइस करेगा, सीधी सी बात है। तो भैया इनका एलसीएम ले लूंगा मैं, 10 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा 5, माइनस है बीच में 6, तो भैया -1/10 आ रहा है, आंसर मेरा नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने गेन रेशियो का फॉर्मूला लगाया और मेरा आंसर क्या आ गया? नेगेटिव। तो मतलब ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। अगर सर आप सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाते और आपका आंसर नेगेटिव आ जाता तो बेटा सेक्रीफाइस के रेशियो में अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस ही है, और नेगेटिव आ रहा है तो गेन है, सीधी सी बात है। तो ये जो गेन सेक्रीफाइस कर रहा है वो 1/10 का सेक्रीफाइस कर रहा है, माइनस नहीं लिखेंगे अब, सेक्रीफाइस कर रहा है। पहली चीज तो ये है, कितने का कर रहा है सर? 1/10 का। इसके बाद में इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग द प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ। देखो एक सिंपल सा रूल है पार्टनरशिप में, साझेदारी में, आपको समझना है। देखो जब भी कोई पार्टनर किसी को कुछ देगा, जैसे मान लो ए जो है, ए और बी पार्टनर थे, इन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया, तो भैया ए क्या कर रहा है? ए बोल रहा है, पहले ये ऐसे शेयर करते थे, ए 60% प्रॉफिट रखता था, बी रखता था 40% प्रॉफिट। ठीक है। अब ए बोला कि भैया मैं 60% जो प्रॉफिट है ना मेरा, इसमें से एक काम करता हूं, मैं आपको दे देता हूं 20% प्रॉफिट। यानी अब मैं अगर नया हिसाब देखूं तो ए, बी और सी, अब ए ने 60 में से 20 इसको दे दिया, तो ए के पास बचा सिर्फ 40%, बी के पास बचा 40% और सी के पास में 20%।
अब एक बात बताओ, दुनियादारी समझो कि सर ए अगर सी को कुछ दे रहा है तो बदले में सी भी कुछ देगा, तो सर सी ए को क्या देगा? सी ए को देगा गुडविल। क्या देगा? गुडविल। देखो ध्यान से, जब कोई भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो दो चीजें लेकर आता है। पहली क्या होती है सर? गुडविल। सर वो गुडविल किस चीज के लिए लाता है? टू शेयर प्रॉफिट। टू शेयर प्रॉफिट। दूसरी चीज जो लाता है पार्टनर, वो लाता है कैपिटल। सर वो कैपिटल क्यों लेकर आता है? टू शेयर, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू शेयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। टू शेयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ फर्म। कि भैया हमने अपनी मेहनत से जो एसेट्स बनाई है, लाइबिलिटीज बनाई है, आप तो अभी आ रहे हो, आप इसमें अब हिस्सा लोगे, आप इन एसेट्स को यूज करके प्रॉफिट कमाओगे, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, तो प्रॉफिट आपको जो मिलेगा उसके बदले में तो आप हमको दोगे गुडविल बदले में, और आप हम जो एसेट्स आप शेयर करोगे, हमारी बनाई हुई एसेट्स आप शेयर करोगे, उसके बदले में आप लेकर आओगे कैपिटल यानी पूंजी। ठीक है, तो ये दो चीजें लेकर आता है कोई भी नया पार्टनर। इसके बाद में इन केस ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। देखो मैंने आपको बता दिया 10 बार, पार्टनरशिप में पुरानी जितनी भी चीजें होती है, चाहे कुछ ही हो जाए, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं। आग बंद करके टिक कर देना। तो भैया जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मैंने आपको बता दिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होते हैं ओल्ड आइटम्स होते हैं। अब बताओ ओल्ड आइटम्स को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो कौन से रेशियो में बांटेंगे? कोई सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके टिक कर देना। तीसरा है सर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 यानी लास्ट क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। सर ये पुराना रेशियो इनका। दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। सर पहले 5/3/2 में, सॉरी 5:3:2 में, और अब है 3:2:1 में, ये क्या कर रहे थे सर? लाभानी को शेयर कर रहे थे। एक है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये क्या होता है? जैसे मान लो मेरा कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन वहां पे दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो मैं क्या करूंगा सर, जब भी कोई दुर्घटना होगी तब अलग से बार बार पैसे निकाल के दूंगा नहीं। मेरे को लगता है कि अगर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, दुर्घटना होती रहती है, तो उसके लिए मैं थोड़े से पैसे अलग से साइड में रख दूंगा कि जब भी कोई दुर्घटना होगी तो हम वहां से वो पैसा खर्च कर देंगे, या उनकी सेफ्टी के लिए वो पैसा खर्च कर देंगे। अब देखो क्या होता है, ये हमारे प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। ठीक है, इसका जो बैलेंस होता है ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, वो क्या होता है? बेसिकली हमारे प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है। प्रॉफिट में से निकाल के वो पैसा रखते हैं। तो वो पैसा काम आ गया तो अच्छी बात है, काम नहीं आया पड़ा हुआ है तो सीधी सी बात है, उस पर किसका हक है? सर जिन पार्टनर्स ने वो प्रॉफिट कमाया था। यानी सर अब वो प्रॉफिट है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट। मैंने आपको बताया इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट होता है ओल्ड। ठीक है, तो सर किसको बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। अब क्वेश्चन देखते हैं, appearing in the balance sheet on the date if no information is available for the same will be। तो आपको बोल रहा है कि सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है WCR, जैसे मान लो WCR में 1 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि जो 1 लाख रुपए हैं वो कोई मांग रहा है क्या, इसका कोई क्लेम है क्या, कोई लाइबिलिटी है क्या। मतलब ये बस पड़े हुए हैं, हमको इतना पता है कि 1 लाख रुपए हमने WCR में डाले थे, 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं अभी भी। ठीक है, यानी एक तरह से प्रॉफिट का हिस्सा है। तो भैया हम करें क्या इसको? तो भैया 1 लाख रुपए अगर पड़े हुए हैं, कोई मांगने वाला नहीं है, तो ये जिनका प्रॉफिट है उनको वापस हम बांट देंगे। तो सर ये ओल्ड आइटम है, ओल्ड प्रॉफिट है, तो सर किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का है। बताओ कौन से रेशियो में बांटोगे सर? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे सर। यानी सर जितनी भी पुरानी चीजें हैं, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में, बिल्कुल आंख बंद करके ये चीज याद रख लो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिल्कुल सही बात है सर। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं सर। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन कैपिटल रेशियो, नहीं सर। हमको पता है कि सर आपने बताया कि पुराना प्रॉफिट है ये, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट इकट्ठा किया हुआ जो प्रॉफिट होता है वो ओल्ड होता है सर, उसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ही हम बांटेंगे। ये चीज क्लियर है? तो इसी के साथ में हमारे आज के जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को टिक करने की जो बेसिकली ट्रिक है वो भी पता चली होगी। कुछ क्वेश्चंस में आपको डिटेल एनालिसिस जो है वो बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। इसी टाइप की और सीरीज हम लेकर आएंगे धीरे धीरे आपके लिए। हर संडे को तो सीरीज आती है, हम इसकी फ्रिक्वेंसी और इंक्रीज करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।